स्टॉक मार्केट में सब लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली गेम स्पीड, साहस और सही मौके को पहचानने का है। आज की कहानी उसी खिलाड़ी की है जिसने वॉल स्ट्रीट पर रिस्क लेने की परिभाषा बदल दी। एक ऐसा इंसान जो मार्केट की धड़कन को पढ़ लेता था, जिसके एक फैसले से करोड़ों डॉलर की चाल बदल जाती थी, जिसकी ट्रेडिंग डेस्क को लोग वॉल स्ट्रीट का वॉर रूम कहते थे, और जिसकी कंपनी एसएसी कैपिटल इतनी तेज, इतनी आक्रामक थी कि दुनिया भर के ट्रेडर्स डरते भी थे और सीखते भी। लेकिन इस हाई स्पीड सफलता के पीछे एक साइड थी जो दुनिया को बाद में पता चली। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, सरकार की जांच, अरबों डॉलर के जुर्माने और एक ऐसा तूफान जिसने वॉल स्ट्रीट की सबसे फेमस ट्रेडिंग मशीन को खत्म कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टीव कोहेन ने गिरकर भी खुद को फिर से खड़ा किया, पॉइंट 72 बनाकर वापसी की, और फिर एक बार साबित कर दिया कि असली ट्रेडर वो नहीं जो बस जीतता है। असली ट्रेडर वो है जो हर गिरावट को अपनी अगली छलांग बना लेता है। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई रिस्क ट्रेडिंग के असली नियम क्या हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग कैसे सोचते हैं, तो आज की यह पूरी कहानी आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उस सफर की शुरुआत की ओर, जहां एक आम लड़का बनता है वॉल स्ट्रीट का सबसे खतरनाक ट्रेडर। हर बड़े ट्रेडर की कहानी किसी चमकदार ऑफिस से नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे से शुरू होती है, जहां सपने होते हैं, थोड़ा डर होता है, और सबसे ज्यादा होता है जोखिम लेने का साहस। स्टीव कोहेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1956 में न्यूयॉर्क के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे स्टीव के घर में पैसा कोई बड़ी चीज नहीं थी। उनके पिता कपड़े के बिजनेस में थे और माँ एक नर्स। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मुश्किल भी उतनी नहीं कि सपनों पर ताला लग जाए। पर स्टीव के दिमाग में जो चल रहा था, वो उन दिनों किसी बच्चे के लिए आम बात नहीं थी। उन्हें बचपन से ही दो चीजें बेहद पसंद थीं, गेम्स और रिस्क। स्कूल के दिनों में जब दूसरे बच्चे आउटडोर गेम्स में लगे रहते, स्टीव पोकर में डूबे रहते थे। ये पोकर उनकी जिंदगी की पहली ट्रेडिंग क्लास थी। वो सीख रहे थे कि कब कार्ड फेंकना है, कब पकड़े रखना है, कब ब्लफ करना है, और सबसे जरूरी किस बात पर भरोसा करना है, दिमाग पर या दिल की आवाज पर। यहीं से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत विकसित की, तेज फैसले लेने की क्षमता। कई बार लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, न्यूज या नंबरों का खेल है, लेकिन नहीं। ट्रेडिंग असल में मानव व्यवहार का खेल है। कौन कब घबराएगा, किसको किस समय भरोसा होगा, कौन कहां गलती करेगा, स्टीव इन संकेतों को पढ़ना बचपन में ही सीख गए थे। उनके लिए पोकर सिर्फ एक गेम नहीं था, एक मानसिक प्रशिक्षण शिविर था, और बाद में यह उनकी करोड़ों डॉलर की ट्रेडिंग फिलॉसफी की नींव बना। कॉलेज में उनकी रुचि गणित, पैटर्न और निर्णय लेने की कला में और गहरी हो गई। एक बार उनके एक प्रोफेसर ने कहा था, अगर कोई स्टूडेंट है जो मौके को पहचानने में सबसे तेज है, तो वह स्टीव है। और सच ये था कि स्टीव क्लास में बैठते हुए भी मार्केट की हलचल महसूस करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि असली दुनिया बाहर है और वहां फैसले सेकंडों में लिए जाते हैं। 1980 में कोहेन ने वॉल स्ट्रीट पर कदम रखा। यह वो दौर था जब ट्रेडिंग मैनुअल थी, कंप्यूटर कम थे, और भरोसा सिर्फ ट्रेडर की आंखों और दिमाग की गति पर होता था। स्टीव ने पहले ही दिन साफ कर दिया कि वह आम ट्रेडर्स में से नहीं है। उनका पहला ट्रेड इतना सफल रहा कि उनकी डेस्क पर बैठे सीनियर्स तक चौंक गए। धीरे धीरे स्टीव की पहचान स्पीड ट्रेडर के रूप में बन गई। एक ऐसा ट्रेडर जो गलती खोजता नहीं था, बल्कि मौके सूंघ लेता था। उनकी एक मशहूर कहानी है, एक दिन मार्केट में अचानक उतार चढ़ाव शुरू हुआ। जहां दूसरे ट्रेडर्स घबराकर पीछे हट रहे थे, स्टीव ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उन्होंने तेजी से स्थिति को पढ़ा, बिना किसी शोर के ऑर्डर डाले, और दिन के अंत में लगभग 8 लाख डॉलर कमाकर निकले। आने वाले सालों में यह उनका सामान्य दिन बन गया। स्टीव कोहेन का असली कमाल यह था कि वह मार्केट को नंबरों से नहीं देखते थे, वह उसे एक लाइव ऑर्गेनिज्म की तरह महसूस करते थे। उनके लिए हर कीमत का उतार चढ़ाव, हर कैंडल का मूवमेंट, हर ट्रेडर का व्यवहार सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। वह उसी कहानी को पढ़ते और उसी से मौके निकालते। स्टीव की यह शुरुआती यात्रा हमें एक बात साफ सिखाती है, सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, वे खुद को रोज बनाते हैं।
और स्टीव ने अपने आप को लगातार पैना किया, कभी कार्ड टेबल पर, कभी कॉलेज में, और फिर वॉल स्ट्रीट के तेज तर्रार फ्लोर पर। इस शुरुआती सफर ने एक ऐसे इंसान को तैयार किया जो आगे चलकर वॉल स्ट्रीट की सबसे आक्रामक ट्रेडिंग मशीन बनाएगा। एक ऐसी मशीन जहां हर सेकंड लाखों डॉलर का फैसला होता था और जहां गलती की गुंजाइश रेत के एक कण जितनी भी नहीं थी। वॉल स्ट्रीट पर शुरुआती सालों ने स्टीव कोहेन के अंदर एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, अगर आपको मार्केट में सिर्फ कमाना नहीं बल्कि खेल को अपने नियमों पर चलाना है तो आपको अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। और 1992 में उन्होंने वही किया। यहीं जन्म हुआ SAC कैपिटल का, एक ऐसी कंपनी जिसे शुरू में लोग एक छोटे हेज फंड के रूप में देख रहे थे, लेकिन समय के साथ यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे डराने वाली ट्रेडिंग मशीन बन गई। स्टीव ने इस फंड का नाम अपने ही नाम के शुरुआती अक्षरों पर रखा, पर अंदर की हकीकत यह थी कि SAC सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह स्टीव कोहेन की सोच, उनके जोखिम लेने के अंदाज और उनके ट्रेडिंग इंट्यूशन का विस्तार थी। SAC की सबसे बड़ी खासियत थी स्पीड। जिस समय एक सामान्य ट्रेडर डेटा ढूंढता, चार्ट पढ़ता या टीम से कंफर्म करता, SAC में ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके होते थे। स्टीव चाहते थे कि उनके ट्रेडर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मार्केट को सुने जैसे एक डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनता है। और यह स्पीड कोई आकस्मिक बात नहीं थी, ये एक प्लान्ड, प्रैक्टिस्ड और प्रेशर ड्रिवन कल्चर था। स्टीव अक्सर कहते कि मार्केट में सफलता ज्यादा सही होने से नहीं बल्कि तेज सही होने से मिलती है। उनकी टेबल पर बैठना आसान नहीं था। उनकी नज़र इतनी ध्यान से ट्रेड देखती कि छोटे से छोटा पैटर्न भी उनसे नहीं छिपता था। अगर एक ट्रेडर गलती करता, स्टीव सिर्फ नंबर नहीं देखते थे, वो उसके बिहेवियर को समझते थे कि उसने गलती क्यों की, किस भाव में थी, किस डर या लालच ने उसे गलत दिशा दी। SAC में नौकरी पाना दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता था, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी कठिन था। ये वो जगह थी जहां हर ट्रेडर को अपनी सीमाएं तोड़नी थी। 8 घंटे की नौकरी SAC में मजाक लगती थी, यहां हर दिन मैराथन था। ग्राफिक्स बदलते रहते, कॉल्स आते रहते और दबाव इतना था कि ट्रेडर का दिमाग हर पल हाई अलर्ट मोड पर रहता था। SAC कैपिटल सिर्फ तेजी के लिए नहीं जानी जाती थी, यह अपनी इंफॉर्मेशन एडवांटेज के लिए भी मशहूर थी। स्टीव ने मार्केट के हर कोने में ऐसे लोग लगाए जो लगातार यह समझते रहते कि कौन सी कंपनी क्या करने वाली है, कौन सा ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है, किस सेक्टर में असामान्य हलचल हो रही। यह सब डेटा SAC की ट्रेडिंग फिलॉसफी का ईंधन था। और जब इतनी जानकारी इतनी तेजी के साथ मिलती है तो नतीजे असाधारण होना तय है। SAC का परफॉर्मेंस देखकर वॉल स्ट्रीट हैरान था। कुछ लोग इसे जीनियस कहते, कुछ आक्रामक, कुछ खतरनाक, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, दुनिया में कोई ट्रेडिंग फर्म SAC जैसी गति से पैसा नहीं बना रही थी। SAC कई सालों तक 30-40% वार्षिक रिटर्न दे रही थी, जो किसी भी आम हेज फंड के लिए सपने जैसा है। और यह लगातार तब भी हो रहा था जब मार्केट बदल रहा था, उतार चढ़ाव आ रहे थे और बाकी फंड्स मुश्किल में थे। लेकिन SAC की असली ताकत सिर्फ स्पीड या डेटा नहीं था, यह स्टीव कोहेन की मनोवैज्ञानिक समझ थी। वह जानते थे कि मार्केट के असली मूवमेंट इंसानों के फैसलों से आते हैं। डर, लालच, उम्मीद, निराशा, ये सभी भाव मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं और स्टीव इन भावों को पढ़ लेते थे जैसे कोई किताब पढ़ता है। SAC कैपिटल का यह दौर ट्रेडिंग इतिहास में दर्ज है। ये वो समय था जब फंड दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा था, जहां एक तरफ SAC के अंदर हर दिन करोड़ों डॉलर बनते थे, वहीं बाहर वॉल स्ट्रीट SAC को एक रहस्यमयी पावरहाउस की तरह देखता था, कभी प्रेरणा, कभी डर। लेकिन एक बात सब जानते थे, जब SAC मार्केट में कदम रखता था, खेल का रुख बदल जाता था। SAC कैपिटल जितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, उतनी ही तेजी से दुनिया की नजर भी उस पर टिकने लगी थी। क्योंकि अक्सर जब कोई खिलाड़ी मैदान पर बहुत तेजी से दौड़ता है तो दर्शकों से पहले रेफरी की आंखें उस पर टिकी होती हैं। स्टीव कोहेन और SAC अब वॉल स्ट्रीट की सबसे चर्चित टीम बन चुके थे, लेकिन हर बड़ी सफलता अपने साथ सवाल भी लाती है। SAC की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इतनी सटीक, इतनी टाइम्ड थीं कि लोग सोचने लगे, आखिर ये जानकारी आती कहां से है।
कई बार एसएसी किसी कंपनी की कमाई रिपोर्ट आने से पहले ही ऐसा पोजीशन ले लेता था जो बाद में बिल्कुल सही साबित होता। वॉल स्ट्रीट में लोग एसएसी को एक इंफॉर्मेशन मशीन कहते थे और यही टैग धीरे धीरे जांच एजेंसियों के कानों तक पहुंचा। अमेरिका की एसईसी और एफबीआई ने एसएसी के ट्रेडिंग पैटर्न को बारीकी से देखना शुरू किया। ये कोई एक दो दिन की जांच नहीं थी, ये एक लंबी और गहरी निगरानी थी जो कई सालों तक चली। जांचकर्ता हर ट्रेड, हर कम्युनिकेशन, हर अनोखी स्थिति को जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे कि एसएसी इतना लगातार कैसे जीतता है। धीरे धीरे एसएसी से जुड़े कुछ ट्रेडर्स के खिलाफ आरोप सामने आने लगे। कुछ ट्रेडर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने मेडिकल कंपनियों, टेक कंपनियों और विभिन्न इंडस्ट्रीज से जुड़ी भविष्य की जानकारी फैसले लेने से पहले हासिल की थी। कुछ मामलों में ईमेल मिले, कुछ में फोन रिकॉर्ड और कुछ में कर्मचारियों के बयान। इन मामलों ने एसएसी के ऊपर छाई उस परत को थोड़ा सा हटाया जिसके नीचे बहुत सी परतें और भी थीं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इनसाइडर ट्रेडिंग केवल एक सूचना नहीं होती, यह उस जिम्मेदारी का उल्लंघन है जो एक कंपनी या व्यक्ति को अपने शेयर होल्डर्स और मार्केट के प्रति होती है। जांच एजेंसियों की नज़र में यह अपराध इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इससे मार्केट की निष्पक्षता टूटती है और एसएसी जिस पैमाने पर काम कर रहा था वहां हर गलती एक बड़ी कहानी बन सकती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एसएसी के कई कर्मचारियों पर केस दर्ज हुए। कुछ ने दोष स्वीकार किया, कुछ ने लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी। इन मामलों की वजह से एसएसी का नाम खबरों में लगातार आने लगा। वॉल स्ट्रीट जो पहले एसएसी की स्पीड से प्रभावित था, अब एसएसी को एक अलग रोशनी में देखने लगा। इन सब के बीच स्टीव कोहेन खुद एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उनके फर्म के कर्मचारी जिस तरह के आरोपों में फंसे, उसने एसएसी के माहौल और प्रतिष्ठा को हिला दिया। वॉल स्ट्रीट में यह भी कहा जाने लगा कि जब किसी ट्रेडिंग इंजन की स्पीड बहुत अधिक होती है तो कभी कभी ड्राइवर को भी यह अंदाजा नहीं होता कि अंदर कौन सा पार्ट किस दिशा में घूम रहा है। इस दौर ने एसएसी के अंदर भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया था। ट्रेडर्स जो पहले तेजी से फैसले लेते थे, अब हर कदम सोचकर रखते। बाहर से देखने पर एसएसी अभी भी एक विशाल फंड था, लेकिन अंदर से यह वो समय था जब हर कमरे में तनाव घुला हुआ था। अंततः एसएसी को जुर्माने और कानूनी समझौतों का सामना करना पड़ा। यह फंड जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग मशीन माना जाता था, उसे अपने तरीकों की कीमत चुकानी पड़ी। और यह घटना वॉल स्ट्रीट को भी यह याद दिला गई कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर पारदर्शिता और नैतिकता की नींव हिलती है तो पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। यह तूफान एसएसी के लिए सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, यह एक मोड़ था जिसने कंपनी की दिशा, मानसिकता और अस्तित्व को बदल दिया। कभी दुनिया की सबसे तेज ट्रेडिंग मशीन अब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और यही वह समय था जब पूरी वॉल स्ट्रीट सांसें रोके देख रही थी कि आगे क्या होगा। एसएसी पर आया तूफान सिर्फ एक फंड पर नहीं, बल्कि स्टीव कोहेन की पूरी पहचान पर वार था। एक ट्रेडर जिसकी स्पीड की मिसालें दी जाती थीं, अब कानूनी लड़ाइयों और प्रतिबंधों की दहलीज पर खड़ा था। कई लोग सोच रहे थे, क्या यह अंत है? क्या वॉल स्ट्रीट का यह बादशाह अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? लेकिन यही वह पल था जिसने दिखाया कि एक असली खिलाड़ी की परिभाषा सफलता से नहीं, बल्कि वापसी से तय होती है। 2014 में एसएसी का अध्याय बंद होने के बाद स्टीव ने एक नई शुरुआत की, एक फैमिली ऑफिस के रूप में। नाम था पॉइंट 72 एसेट मैनेजमेंट। ये कोई बड़ी घोषणा नहीं थी, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ एक सीधी और ईमानदार कोशिश अपने तरीके को रीसेट करने की, खुद को नए सिरे से गढ़ने की। पॉइंट 72 के विजुअल्स या इलस्ट्रेशन के साथ आवाज थोड़ी स्थिर होती है। पॉइंट 72 का निर्माण स्टीव के पिछले 2 दशकों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस बार सिर्फ तेज ट्रेडिंग नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, डेटा साइंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स को केंद्र में रखा। जिन नियमों को कभी एसएसी में नजरअंदाज किया गया था, अब पॉइंट 72 में वही नियम उसकी रीढ़ बन गए। हर प्रक्रिया दोबारा डिजाइन की गई, हर टीम नया ढंग से बनाई गई। स्टीव ने पहले से भी ज्यादा टैलेंट हायर किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ ट्रेडिंग स्पीड नहीं देख रहे थे, वह मानसिक स्थिरता, जिम्मेदारी
और रिस्क मैनेजमेंट का टेस्ट लेते थे। पॉइंट 72 एक ट्रेडिंग फर्म नहीं थी, यह एक इंस्टीट्यूशन बन रही थी जहां हर ट्रेडर सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि एक मजबूत प्रक्रिया को समझकर काम कर रहा था। इस बार टेक्नोलॉजी ने स्टिव की दुनिया में एक नया अध्याय खोल दिया। पॉइंट 72 ने मशीन लर्निंग, मार्केट मॉडलिंग और सैकड़ों डेटा सोर्सेज को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ तेज नहीं था बल्कि वैज्ञानिक, संतुलित और संरचित था। यह वही ट्रेडिंग थी लेकिन बिल्कुल नई सोच के साथ। और धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीते, पॉइंट 72 एक बार फिर वॉल स्ट्रीट में अपनी पहचान बनाने लगा। लोगों ने देखा कि विवादों से गुजरने के बाद भी अगर इरादा साफ हो और ढांचा मजबूत, तो वापसी किसी भी स्तर पर संभव है। 72 आज दुनिया की उन फर्मों में है जो पारदर्शी प्रोसेस, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और आधुनिक ट्रेडिंग संरचना की मिसाल दी जाती हैं। इसी बीच स्टिव ने एक और बड़ा कदम उठाया, न्यूयॉर्क मेट्स टीम खरीदी। यह सिर्फ निवेश नहीं था बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक था कि किसी भी गिरावट के बाद इंसान अपना साम्राज्य फिर खड़ा कर सकता है। एक समय जो नाम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जाना जाता था, अब खेल, कला और परोपकार की दुनिया में भी फैल रहा था। पॉइंट 72 की यात्रा हमें एक बेहद गहरी बात सिखाती है। गलतियां, विवाद और गिरावटें इंसान को रोकती नहीं, अगर वह सीखने की हिम्मत रखता हो। स्टिव ने खुद को बदलना चुना, सुधारना चुना और आगे बढ़ना चुना। यही फर्क बनता है एक साधारण ट्रेडर और एक लीजेंड के बीच। स्टिव कोहेन की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, तेजी काम आती है लेकिन सिर्फ तेजी ही सब कुछ नहीं। दूसरी, हर बड़ी सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, अगर उसे नहीं निभाया गया तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। और तीसरी, चाहे गिरावट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर आप सीख कर दोबारा उठ खड़े हों तो दुनिया भी आपको नए सम्मान के साथ देखती है। यह सफर एक बच्चे के पोकर टेबल से शुरू हुआ था और आज आधुनिक ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स की दुनिया तक फैल चुका है। यह कहानी बताती है कि तारांकन जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है, वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है और पूरी इंडस्ट्री को भी।